Good morning, students. Today we are going to read your lesson number 7, The Heritage of India. Lesson 7, The Heritage of India. This lesson has been written just after 7 years of our independence, means 1954, by an English writer, A.L. Basham. How the face of India is altering after independence, and how the people feel change in their attitudes towards various cultural traditions. This lesson describes all these things. Let's see. Ram Mohan Roy had sounded the theme with his passionate advocacy of social reform. You must have heard the name of Ram Mohan Roy. आपने सुना होगा नाम Ram Mohan Roy, Raja Ram Mohan Roy. Must have heard. He was a great Indian religious, educational and social reformer, जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, जिनका जिक्र है इस लेसन में। तो ये है भारत के महान रिलीजियस, धार्मिक, एजुकेशनल, हमारी शिक्षा से जुड़े हुए शैक्षिक और सोशल यानी सामाजिक रिफॉर्मर। और आपको अगर मालूम हो, ही फाउंडेड ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज की स्थापना इन्होंने की थी। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा के बारे में आप जानते होंगे, जिसमें अगर पति की मृत्यु होती थी तो पत्नी को उसी की पायर पे, हस्बैंड के पायर पे बर्न कर दिया जाता था। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने ये वो आदमी थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ही इंट्रोड्यूस्ड हिंदुइज्म। हिंदुइज्म नाम के शब्द को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में हिंदुइज्म शब्द का इस्तेमाल पहली बार अगर किसी व्यक्ति ने किया था तो वो थे राजा राम मोहन रॉय। एंड ही इज कॉल्ड, इनको कहा जाता है as the father of the Indian Renaissance. The father of the Indian Renaissance. Renaissance वर्ड जो है फ्रेंच वर्ड है, लिखा जाता है रेनाइसेंस, पढ़ा जाता है रेनेसॉन्स। रेनेसॉन्स का मतलब रिवाइवल, रीबर्थ, पुनर्जागरण। भारत के प्रोग्रेस में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और इसी कारण इनको द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसॉन्स, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, रेनेसॉन्स, रिवाइवल या रीबर्थ इन्हें कहा जाता है। और शुरुआत इन्हीं के कैरेक्टर से हो रही है। इस लेसन में राजा राम मोहन राय के बारे में बताया जा रहा है। Ram Mohan Roy had sounded the theme with his passionate advocacy of social reform. हम बात कर रहे हैं भारत माता की सेवा की, सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर। सबसे बड़ी सेवा अपनी मातृभूमि की सेवा होती है
और मातृभूमि की सेवा के बारे में किसको कहा जाए मातृभूमि की सेवा, मातृभूमि की सबसे सच्ची सेवा क्या होगी? अगर हम इस चीज़ को देखें तो अलग अलग महापुरुषों ने, अलग अलग ग्रेट मैन ने अलग अलग तरीके से जो काम है उनको भारत माता की सेवा के रूप में कहा है। सबसे पहला कैरेक्टर राम मोहन रॉय, जो कि कह रहे हैं सोशल रिफॉर्म। सबसे बड़ी सेवा भारत माता की होगी अगर हम समाज सुधार करते हैं। आप इनके जो मैंने इनके बारे में शॉर्टकट में बताया उससे ही आपको साफ जाहिर है सती प्रथा का अंत करने वाले, एबॉलिश करने वाले। तो ये इन्होंने जोड़ दिया कि सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म भारत माता की सबसे बड़ी सेवा है। हमेशा उन्होंने बहुत ही पैशनेट होकर एडवोकेसी की इस चीज़ की कि भारत माता की सेवा की सच्ची सेवा कब होगी? जब हम क्या करें? सामाजिक सुधार करें। विवेकानंद, अनदर ग्रेट मैन, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ विवेकानंद की बात सुनी होगी, आपने नाम सुना होगा। महान विचारक, महान फिलोसोफर, महान एजुकेशनिस्ट। स्वामी विवेकानंद repeated it with a more nationalist timber when he declared that the highest form of service of the great mother was social service। और इसी बात को उन्होंने बड़े ही नेशनलिस्ट टिम्बर के साथ, बहुत राष्ट्रीयता की भावना को लेकर विवेकानंद ने ये बात कही कि अपनी मदरलैंड की सेवा, अपनी मातृभूमि की सेवा सबसे बड़ी होती है जब हम समाज सेवा करें। एक बात कर रहे हैं समाज सुधार की और दूसरी बात कर रहे हैं समाज सेवा, दोनों का लक्ष्य एक ही है। Other great Indians, chief of whom was Mahatma Gandhi, developed the theme of social service as a religious duty। एक और महापुरुष की बात करें जिनका नाम क्या है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी कह रहे हैं, उन्होंने सोशल सर्विस को नाम दिया रिलीजियस ड्यूटी, धार्मिक कार्य है। समाज सेवा करना धार्मिक कार्य है उनकी नज़र में। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंडर गांधी जी सक्सेसर्स। और गांधी जी के जितने भी अनुयायी हुए, सक्सेसर्स हुए, उनके अंडर में ये डेवलपमेंट कंटिन्यू होता चला गया। उन्होंने माना समाज सेवा एक पवित्र कर्तव्य है, एक रिलीजियस ड्यूटी है, एक धार्मिक ड्यूटी है। Mahatma Gandhi was looked on by many, both Indians and European, as the epitome of Hindu tradition। महात्मा गांधी को भारत के लोग और यूरोपियन लोग दोनों कहते हैं, मानते हैं कि ये हिंदू ट्रेडिशन के एपिटोमी है। एपिटोमी का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल। एपिटोमी शब्द EPI TOME, एपिटोमी मीन्स परफेक्ट एग्जाम्पल, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। तो कई इंडियंस और कई यूरोपियंस मानते हैं कि महात्मा गांधी हिंदू ट्रेडिशन का एक एपिटोमी है, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। पर लेखक यहाँ क्या कह रहे हैं? बट दिस इज अ फॉल्स जजमेंट। ये एक गलत जजमेंट है, ये एक गलत निर्णय है। फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज। ये जो A.L. बैशम है, जो जिन्होंने इस लेसन को लिखा हुआ है, इनका कहना है कि गांधी जी को हिंदू ट्रेडिशन का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मानना ये एक गलत जजमेंट है, ये उनको ठीक से जज नहीं किया जा रहा है। क्योंकि फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज, क्योंकि गांधी जी पश्चिमी विचारों से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। ऐसा नहीं है कि वो हिंदू ट्रेडिशन से ही प्रभावित है और हिंदू ट्रेडिशन का उनको सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है कि यानी पूरी तरह से हिंदू परंपराओं से, कल्चर से वो जुड़े हुए थे। ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि वो पश्चिमी विचारों से भी, वेस्टर्न आइडियाज से भी उतने ही इन्फ्लुएंस थे। गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर। गांधी जी का विश्वास था जो उनका प्राचीन कल्चर है, उनका जो एंशिएंट कल्चर है,
उसके फंडामेंटल से, उसके आधारभूत सिद्धांतों से वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे. बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन द एंशिएंट इंडिया, were unorthodox in the stream and owed more to European 19th century liberalism than to anything Indian. लेखक आगे कह रहे हैं कि उनका जो पैशनेट लव था, वो बहुत ज़्यादा चाहते थे अंडरडॉग्स को, वन हु इज एट अ डिसएडवांटेजेस. जो लोग डिसएडवांटेज पे रहते हैं, जो लोग सप्रेस्ड हैं, उनको अंडरडॉग्स कहा जाता है. तो उनका ऐसे लोगों से, जो दलित हैं, जो लोग डिसएडवांटेज पे हैं, उनसे लगाओ और उनकी एंटीपैथी यानी एक्सट्रीम डिसलाइक, बिल्कुल पसंद नहीं करना. किस चीज को? कास्ट, जातिवाद के घोर विरोधी थे महात्मा गांधी. तो ये जो उनके दो चीजें हैं, एक तो अंडरडॉग को पसंद करना और दूसरी चीज कि एंटीपैथी टू कास्ट यानी कास्ट सिस्टम को एक्सट्रीमली डिसलाइक करना. ये चीज जो गांधी जी की थी, ये भले ही अनप्रेसिडेंटेड रही हो, यानी ऐसा नहीं है कि एंशिएंट कल्चर में इस चीज का विरोध नहीं हुआ है, पुराने समय में इसका विरोध नहीं हुआ है, लेकिन ये चीज वे अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, ये कहीं से भी ट्रेडिशनल नहीं थी. इट वॉज टोटली अनऑर्थोडॉक्स और and owed more to European 19th century liberalism than to anything Indian. और ये जो महात्मा गांधी का विचार था, ये 19th century यूरोपियन लिबरलिज्म के बारे में आपको बता दूं. लिबरलिज्म में होता है व्यक्ति की आज़ादी, व्यक्ति का सम्मान विशेष महत्व रखता है, फ्रीडम, प्रोग्रेस एंड लिबर्टी. और जो लिबरल्स होते हैं, दे बिलीव इन एसेंशियल डिग्निटी ऑफ मैन. मनुष्य का सम्मान कायम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, उसका कल्चरल क्रीड कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं. हर आदमी को सम्मान पाने का हक है, ऑनर का हक है. तो ये चीज़ जो है, गांधी जी की ये विशेषता, ये किसी भारतीय चीज से प्रभावित ना होकर के, लेखक का मानना है 19th सेंचुरी का जो यूरोपियन लिबरलिज्म था, उससे वो प्रभावित थे. His faith in non-violence was, उनका फेथ नॉन वायलेंस, आपने नाम सुना होगा. नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, जानते हैं आप. तो नॉन वायलेंस में जो उनका विश्वास था, एज वी हैव सीन, जैसा हमने देखा है, बाय नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदुइज्म. हिंदुइज्म जैसा कहीं से भी टिपिकल हिंदुइज्म नहीं था. ये नॉन वायलेंस जो गांधी जी ने अडॉप्ट किया, ये कहाँ से अडॉप्ट किया, इस बारे में आपको बताएंगे लेखक. His predecessor in revolt, the able Maratha Brahmin B.J. तिलक, आपने नाम सुना होगा B.J. तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी से पहले. एंड गांधी जी इज इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस, और उनके इम्पेशेंट अधीर लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों के बारे में बात करेंगे. वे फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट. ये लोग तो नॉन वायलेंट थे ही नहीं. आपको मालूम होगा लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल, दे वेर एक्सट्रीमिस्ट. ये लोग गरम दल वाले थे. ये नहीं बोलते थे कि हम नॉन वायलेंट रह के, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, इस तरह का ये लोग पसंद नहीं करते थे कि असहयोग आंदोलन करो, लाठियां खा के भी चुप बैठो. ये लोग ये सब पसंद नहीं करते थे. ये एक्सट्रीमिस्ट थे. ये बस ये चाहते थे कि हमको, अगर हमारे साथ में अन्याय हो रहा है तो हमको उसका बदला लेना है. तो अगर हम बाल गंगाधर तिलक को देख लें या सुभाष चंद्र बोस को देख लें, सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी आपको मालूम होगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी इन्होंने, और अंडर डिस्गाइज ये चले गए थे, जर्मनी से होते हुए जापान गए और जापान में जाके इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी. ठीक है. तो ये दोनों एकदम, कहीं से भी आप इनको नहीं बोलेंगे कि ये लोग नॉन वायलेंट लोग थे, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट थे. तो गांधी जी कहाँ से इनके बाद आए और उन्होंने नॉन वायलेंस जैसी चीज को अपनाया और उसको अडॉप्ट करके अपने फॉलोअर्स बनाए. तो इस मामले में हमारे लेखक कह रहे हैं, फॉर गांधीज पैसिफिज्म, गांधी जी का पैसिफिज्म यानी ऑपोजिशन टू वॉर एंड वायलेंस, युद्ध का और हिंसा का विरोध, इट इज कॉल्ड पैसिफिज्म. तो
ये जो पैसिफिज्म है, अगर ये गांधी जी का पैसिफिज्म आप देखना चाहते हैं, वी मस्ट लुक टू द सर्मन ऑन द माउंट एंड टू टॉल्स्टॉय। नाम सुना होगा आपने लियो टॉल्स्टॉय का। लियो टॉल्स्टॉय जो कि बिल्कुल ही नॉन वायलेंस के पक्षधर थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि हम किसी हिंसा का बदला हिंसा से दें। और सरमन ऑन द माउंट जीसस क्राइस्ट का फेमस लेक्चर है, इट वॉज प्रीच्ड बाय जीसस क्राइस्ट, जिसमें उन्होंने कहा था ब्लेसेड आर द मीक एंड ब्लेसेड आर द पुअर। गरीब और मीक लोग, जेंटल लोग होली होते हैं, पवित्र होते हैं। तो लियो टॉल्स्टॉय और जीसस क्राइस्ट का बहुत ज्यादा असर पड़ा महात्मा गांधी के ऊपर। हम ये कहें कि महात्मा गांधी हिंदुइज्म के एपिटोमी थे और उन्होंने हिंदुइज्म को अपनाते हुए नॉन वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इस तरह की चीजें ली। तो इस लेखक का ये कहना है कि ऐसा नहीं है। गांधी जी जितना हिंदू कल्चर से प्रभावित थे, उतना ही ज्यादा वेस्टर्न आइडियाज से भी प्रभावित थे, और उनका जो नॉन वायलेंस है, जो पैसिफिज्म है, ये देन है सरमन ऑन द माउंट की, यानी बाइबल में जो जीसस क्राइस्ट ने प्रीचिंग दी है कि गरीबों पे, जेंटल लोगों पे दया कीजिए, वो लोग पवित्र हैं। एक तो ये, और दूसरी चीज लियो टॉल्स्टॉय के विचार से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय महान लेखक, महान फिलोसोफर, रशियन राइटर, और ये जो थे ये बहुत ज्यादा नॉन वायलेंस के पक्षधर थे। His championing of women's rights is also the result of Western influence। जो महिलाओं के लिए अपना संघर्ष किया महात्मा गांधी ने, ये भी इस लेखक का कहना है कि ये पश्चिमी प्रभाव ही था, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी वो खड़े हुए। In his social context, he was always rather an innovator than a conservative। बात करें कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी समाज पे उनके जो विचार थे, समाज से संबंधित उनकी जो धारणाएं थी, उसमें वो इनोवेटर ही थे, इनिशिएट करते थे, नई नई चीज़ों को सोचते थे, कंजर्वेटिव नहीं थे। ये जो लकीर की फकीरी जिसको बोलते हैं कि जो ट्रेडिशनल है वो चल रहा है, वो चल रहा है, वैसा गांधी जी वैसे नहीं थे। He was innovator in his ideas। Though some of his colleagues thought his program of limited social reform too slow, कुछ उनके कलीग्स हैं महात्मा गांधी को जो क्रिटिसाइज करते हैं, उनको उनकी आलोचना करते हैं और बोलते हैं कि उनका जो लिमिटेड सोशल रिफॉर्म का प्रोग्राम था, यानी उन्होंने जो छोटा सा सीमित प्रोग्राम बनाया समाज को सुधारने का, ये बहुत स्लो था, बहुत ग्रेजुअल था, बहुत धीरे धीरे हो रहा था। लेकिन इस धीरे धीरे होने वाले प्रभाव ने क्या किया? He succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thought towards a popular and equalitarian social order in place of the hierarchy of class and caste। अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने हिंदू विचारधारा को पूरी तरह से पलट दिया, बदल दिया, समानता का अधिकार लाया। जबकि पहले चल रहा था हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट। हायरार्की, सबसे टॉप पे सबसे ज़्यादा अमीर या सबसे उच्च वर्ग के लोग, उससे नीचे वाले स्लैब में, उससे नीचे, ये हायरार्की बन गया ना। जो सबसे ऊंचा है कास्ट में या क्लास में वो टॉप पे, और जो सबसे ज़्यादा जिसको ये कहा जाए कि जो छोटी कास्ट का है या छोटे वर्ग का है, निम्न वर्ग का है, वो सबसे नीचे, ये हायरार्की। गांधी जी ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कोई ह्यूमन बीइंग है, इक्वालिटेरियन, इक्वल। अमीर है तो उसको वही सम्मान पाने का हक है, गरीब है तो भी उसको वही सम्मान पाने का हक है। आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ऊंचे वर्ग का है या ऊंचे क्लास का है तो ये ज्यादा रेस्पेक्ट का अधिकारी है, और ये निम्न वर्ग का है या निम्न क्लास का है तो इसका सम्मान कम होना चाहिए। ये काम गांधी जी का है कि उन्होंने इस हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट को खत्म किया। Following the work of many less known 19th century reformers, Gandhi and his followers of the Indian National Congress have given new orientation and new life to Hindu culture after centuries of stagnation। और ये कह रहे हैं लेखक कि
19th सेंचुरी के रिफॉर्मर्स का नाम लें, जिसमें गांधी जी और उनके फॉलोअर्स थे, समाज सुधारकों का नाम लें, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने हिंदू कल्चर को नया ओरिएंटेशन दिया, नया डायरेक्शन दिया, हिंदू कल्चर को रिवाइव किया फिर से, जो कि बरसों से स्टैग्नेंट हो चुकी थी, जिसमें ठहराव आ चुका था, कोई भी परिवर्तन नहीं दिखता था, कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखती थी। वो प्रोग्रेस दिखाई गांधी जी और उनके इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉलोअर्स ने। इज इट क्लियर? Today there are few Indians, whatever their creed, who do not look back with pride on their ancient culture. आज बहुत ही कम इंडियंस ऐसे होंगे जिनको अपने प्राचीन कल्चर पे, प्राचीन संस्कृति पे कोई गर्व नहीं है। बड़े गर्व से वो नहीं देखते हैं कि हमारा प्राचीन इतिहास जो है, हमारा जो एंशिएंट कल्चर है, संस्कृति है, वो बहुत अच्छी रही है। और इनके ऑपोजिट देखें तो there are few intelligent Indians who are not willing to sacrifice some of its effete elements so that India may develop and progress. इनके ऑपोजिट कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा अपने इंडियन कल्चर को पसंद करते हैं, फेवर करते हैं, कि कल्चर के जो एफीट एलिमेंट्स हैं, जो वर्न आउट हो चुके हैं, जो डिकेड हैं, यानी अनइम्प्रेसिव एलिमेंट्स हैं, उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। देखो, हर कल्चर में सारी चीजें अच्छी हो, इट्स नॉट पॉसिबल। चाहे आप कहीं की भी संस्कृति उठा के देखिए, कुछ चीजें वहां पे बहुत अच्छी होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ में उनकी वैल्यूज खत्म हो जाया करती हैं। हमको अगर अपने कल्चर को जिंदा रखना है, लाइवली रखना है, तो हमको ऐसे एफीट यानी अप्रभावी एलिमेंट्स को छोड़ते जाना चाहिए। तो भारत में दोनों टाइप के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको कोई गर्व नहीं है अपने एंशिएंट कल्चर के ऊपर, प्राचीन संस्कृति के ऊपर, और कुछ ऐसे हैं जो संस्कृति से इतना जुड़े हुए हैं कि उस अप्रभावी चीज को, जो उनकी संस्कृति को आगे नहीं ले जा सकती, उसको छोड़ने को भी तैयार नहीं है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना, विरोधाभास जैसी चीज आती है। Politically and economically, India faces many problems of great difficulty and no one can forecast her future with any certainty. मैंने आपको बताया ये लेसन लिखा गया just 7 years after the independence, स्वतंत्रता के 7 साल बाद में, यानी 1954 में। उस समय लेखक कह रहे हैं कि अगर हम राजनीतिक रूप से देखें या आर्थिक रूप से देखें तो भारत को अभी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना है और कोई भी पूरी तरह से इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि उसका फ्यूचर क्या होगा, भारत का फ्यूचर क्या होगा। उस समय प्रेडिक्ट करना वाकई मुश्किल था। just 7 years after the independence, 7 ही साल तो हुए थे और उस बीच में कितना कुछ हमने फेस किया हुआ था। तो कोई भी नहीं कह सकता था कि आने वाले समय में भारत कैसा होगा। But it is safe to predict that whatever the future may be, the Indians of coming generation will not be unconvincing and self-conscious copies of Europeans. इतना तो कहा जा सकता है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आने वाले समय में जो भारत के लोग रहेंगे, नौजवान रहेंगे, वो अनकन्विंसिंग नहीं होंगे, रिजिड नहीं होंगे, वो ऐसे नहीं होंगे कि जो चीज चली आ रही है वो अगर गलत है तो हम उस गलती को चलने दें। आने वाले इंडियंस जो होंगे वो सही चीज में कन्विंस भी होंगे और यूरोपियंस की कॉपी नहीं होंगे। यूरोपियन में जो होता है ना आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियंस, ऐसे इंडियंस नहीं होंगे। But will be men rooted in their traditions and aware of the continuity of their culture. अपने ट्रेडिशंस से, अपनी परंपराओं से जुड़े हुए लोग होंगे और इस बात को अच्छी तरह जानेंगे कि उनका जो कल्चर है उसकी कॉन्टिन्यूटी बनाए रखने के लिए, उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए हमको क्या करना है। स्टैग्नेंट हो जाएगा कल्चर, ठहराव आ जाएगा, लोगों की सोच अगर बदलेगी नहीं, जो अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन जो खराब है अगर हम उसको पकड़ के बैठे रहेंगे तो हमारा कल्चर कैसे प्रोग्रेस करेगा। कल्चरल प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि स्टैग्नेशन को खत्म किया जाए, जो अनइम्प्रेसिव एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ा जाए, सैक्रिफाइस किया जाए एंड मूव ऑन, आगे बढ़ो।
आगे देखते चलो, ऐसी चीजों को देखो जो आपके कल्चर को और ज्यादा प्रभावी बना सकती हैं। अगर हम उन्हीं पुरानी चीजों को लेकर बैठे रहेंगे तो हमारे कल्चर में कॉन्टिन्यूटी बिल्कुल नहीं आएगी, वैसी के वैसे ही हम रह जाएंगे, है ना। तो ये चीज कह रहे हैं यहाँ पे लेखक, already after only 7 years of independence, the extreme of national self-denigration and fanatical cultural chauvinism are disappearing. यहाँ पे लेखक कहते हैं कि सिर्फ 7 ही साल हुए हैं भारत को आजाद हुए, लेकिन अभी से ही एक्सट्रीम्स खत्म हो रहे हैं। एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन, राष्ट्रीय रूप से अपनी आलोचना करना, सेल्फ डेनिग्रेशन, सेल्फ डिफेमेशन, अपने आप को डिफेम करना, अपनी आलोचना करते रहना, ये भी एक्सट्रीमिटी खराब है कि आप अपने आप को सिर्फ क्रिटिसाइज करो, हम तो ऐसे हैं वैसे हैं, आलोचक बने रहो अपने। और दूसरी चीज है फेनेटिकल कल्चरल शोविनिज्म। जो फेनेटिक होते हैं वो मैड होते हैं, लगभग पागलपन की हद तक। कल्चरल शोविनिज्म, कल्चरल शोविनिज्म का मतलब होता है बिलीफ इन सुपीरियरिटी। आप हमेशा ये मानते चलें कि कल्चरली अगर हम देखें तो हम सबसे सुपीरियर हैं। देखिए फिर यहाँ दो कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं। एक तो नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन कि हम अपने आप को बिल्कुल अपनी आत्मालोचना कर रहे हैं कि हम तो बिल्कुल पिछड़े हुए लोग हैं, हमने कोई भी प्रोग्रेस हासिल नहीं की, हमारे तुलना में दूसरे देश इतने आगे निकल चुके हैं। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा हो गया कि दूसरा आदमी अपने कल्चर को एकदम सुपीरियर समझ रहा है, फेनेटिकल कल्चरल शोविनिज्म। ये दोनों एक्सट्रीम्स अब धीरे धीरे गायब होना शुरू हो रहे हैं। एक में अपने आप को बहुत नीचा समझना और एक में अपने आप को बहुत ऊंचा समझना, दोनों चीजें गलत है ना। तो ये धीरे धीरे डिसअपीयर हो रहे हैं। अभी सिर्फ 7 साल हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। वी बिलीव that Hindu civilization is in the act of performing its most spectacular feat of synthesis। और हम विश्वास करते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो सिंथेसाइज हो रही है, सिंथेसिस हो रहा है। उसमें सिंथेसिस होने का मतलब तरह तरह के कल्चर उसमें शामिल हो रहे हैं, और शामिल होके एक अलग से एक होल यूनिट, एक होल कल्चर डेवलप हो रहा है। In the past, it has received, adopted and digested the elements of many different cultures. पुराने समय में भी इसने पाया है, अडॉप्ट किया है, अपनाया है और डाइजेस्ट किया है दूसरे कल्चर्स की विशेषताओं को, जैसे इंडो यूरोपियन, भारत के और यूरोपियन के कल्चर्स को। मेसोपोटामियम कल्चर कहाँ का होता है? इराक, कुवैत, नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया, इस कल्चर को मेसोपोटामियम कल्चर कहा जाता है। तो मेसोपोटामियन कल्चर ईरानियन, ग्रीक, रोमन, साइदियन, टर्किश, पर्शियन एंड अरब्स। ईरानियन नोमैड्स जो थे वो साइदियन कल्चर कहलाए। With each new influence it has somewhat changed। मैंने जितने सारे नाम लिए आपके सामने, इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरानियन, ग्रीक, रोमन, साइदियन, टर्किश, पर्शियन, अरब्स, ये सब के कल्चर का भारत के कल्चर पे असर हुआ है। हमने सब कल्चर से उन चीज़ों को लिया है जिनसे हम प्रभावित हुए हैं, ठीक है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, किसी की अच्छाई को अपनाने में कोई बुराई नहीं है, उससे हमारा ही कल्चर और निखरा ना। With each new influence it has somewhat changed। हर नए असर से, हर नए प्रभाव से हमारे कल्चर में एक चेंज आया, एक परिवर्तन आया, एक बदलाव आया। Now it is well on way to assimilating the culture of the West। और आज जो इंडियन कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर को एसिमिलेट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी अच्छी चीज़ों को अपने कल्चर में शामिल कर रहा है। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ना है। अब कोई ये बोले कि नहीं इससे इंडियन कल्चर पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो दैट्स रॉन्ग। आप किसी की अच्छाई अपना के कैसे खराब हो सकते हो? आप तो अच्छाई अपना रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू सिविलाइजेशन विल बी बिलीव रिटेन इट्स कॉन्टिन्यूटी। और कॉन्टिन्यूटी तभी मेंटेन होती है जब हम उसमें निरंतरता किसमें रहती है? जो चीज़ चेंज होती रहती है, जैसे बहता हुआ पानी। आप पानी को कहीं पर जमा कर दो, स्टैग्नेंट वाटर, फायदा वो पानी वहाँ पे खराब हो जाएगा।
पानी बहता हुआ रहेगा तभी वो पानी साफ रहेगा। कल्चर में प्रोग्रेस होती रहे, चेंजेस होते रहे, तब वो कल्चर लाइवली रहेगा, लोगों के ज़रूरतों के अनुसार सूटेबल रहेगा। बरसों पुरानी चीज़ को आप ज़िंदगी भर, शताब्दी भर लागू करके रहोगे तो वो चीज़ तो गलत है ना, क्या फ़ायदा होना है उससे? चेंजेस होने ज़रूरी है। The Bhagavad Gita will not cease to inspire men of action and the Upanishads men of thought. लेखक आगे कह रहे हैं कि भगवद गीता नाम सुना होगा आपने, जो लोग कर्मठ हैं, काम करना चाहते हैं, मैन ऑफ एक्शन, उनको इंस्पायर करने के लिए भारत में भगवद गीता है। उपनिषद्स हैं जो थिंकर्स को इंस्पायर करते हैं, विचारकों को इंस्पायर करते हैं, विचारकों को प्रेरणा देते हैं। The charm and graciousness of the Indian way of life will continue, however much affected it may be by the labor-saving devices of the West. भारत के जीवन का, भारतीय जीवन का जो चार्म और ग्रेशियसनेस है, उसकी जो सभ्यता है, उसका जो आकर्षण है, वो बना रहेगा। भले ही हम कितनी भी वेस्टर्न को, कल्चर को अपना के लेबर सेविंग डिवाइसेस यानी मशीन्स ला के काम करना शुरू कर दें, लेकिन भारतीय जीवन का एक अलग आकर्षण है, एक अलग सभ्यता है, एक अलग उसकी ग्रेशियसनेस है, वो बनी रहेगी। People will still love the tales of heroes of Mahabharata and the Ramayana and of the loves of Dushyanta and Shakuntala and Pururva and Urvashi. आपने कहानियाँ सुनी होंगी, महाभारत और रामायण की कहानी, शकुंतला और दुष्यंत की कहानी। शकुंतला दुष्यंत जिनके बेटे भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और पुरुरवा और उर्वशी की कहानी, पुरुरवा जो थे वो एक राजा हुआ करते थे, उर्वशी जो थी वो एक निम्फ थी यानी कि अप्सरा थी। और इनकी जो लव स्टोरीज है वो आज भी भारतीय लोगों को प्रभावित करती हैं। The quiet and gentle happiness which has at all time pervaded Indian life, where oppression, disease and poverty have not overclouded it, will surely not vanish before the more hectic ways of the West. बड़ी शांत, बड़ी जेंटल हैप्पीनेस जो विच इज़ परवेडेड ऑल टाइम, जो हमेशा भारतीय जीवन में विद्यमान है। भारतीय लोगों की ये विशेषता है कि हर तरह के कंडीशन में, हर तरह के सर्कमस्टांसेस में खुश रहना जानते हैं। तो ये जो उनकी क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस है, ये हमेशा बनी रहेगी। भले ही अभी भारत में ऑपरेशन है, डिजीज़ है, पावर्टी है, लोगों को दबाया गया है, दमन किया गया है, गरीब हैं लोग, बीमारियां फैली हुई हैं, लेकिन फिर भी लोग शांत हैं और खुश हैं। और अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये हमेशा ऐसे बने रहेंगे। और वेस्ट में जो एक तरह का हड़बड़ी है हर काम को करने की, जो हेस्टीनेस है, जो हेक्टिक वेज है, बहुत फास्ट लाइफ है, वो फास्ट लाइफ अभी इंडिया में नहीं है। Much that was useless in the ancient Indian culture has already perished. बहुत कुछ जो भारतीय सभ्यता में यूजलेस था, बेकार था, खत्म हो चुका है। जैसे कौन कौन सी चीजें? The extravagant and barbarous hecatombs of the Vedic age have long since been forgotten. पहले बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को स्लॉटर कर दिया जाता था, नर बलि दे दी जाती थी, बलि वेदी बनाई जाती थी, यज्ञ होते थे, इनको हेकेटोम्स नाम दिया गया है। तो ये जो हेकेटोम्स हैं, जहाँ पे लार्ज सैक्रिफाइसेस होती थी, बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ सैक्रिफाइस कर दिया जाता था, ये परंपरा अब समाप्त हो चुकी है, लोग भूल चुके हैं इसको। दो एनिमल सैक्रिफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट्स, लेकिन कुछ भी अभी भारत के ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जानवरों की बलि तो आज भी दी जाती है। Widows have long ceased to be burnt on their husbands' pyres. एक समय वो भी था जब पति की मौत होने पे पत्नियों को उन्हीं की पति की चिता में जला दिया जाता था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, राजा राम मोहन रॉय जो सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इस विषय पे और उन्होंने इस चीज़ को रोका कि विडोज़ की कोई गलती नहीं होती है, उनके हस्बैंड की डेथ होना एक अलग चीज़ है। तो
तो इस तरह से विडोज को उनके हस्बैंड की ही फायर पे बर्न कर देना, उनके हस्बैंड की ही चिता में जला देना क्रूएल है, इनह्यूमेन है। तो इस चीज को रोका गया। गर्ल्स में नॉट बी बाय लॉ बी मैरिड इन द चाइल्डहुड। लड़कियों का जो पहले बाल विवाह हो जाया करता था, अब लॉ बना दिया गया है, कानून बना दिया गया है कि कहीं से भी लड़की, किसी भी लड़की का बाल विवाह नहीं किया जा सकता। In buses and trains all over India, Brahmins rub shoulders with the lowest caste without consciousness of grave pollution. Buses और trains में पहले ये होता था कि ब्राह्मण लोगों को किसी ने छू दिया तो वो लोग जाके नहा के आते थे, लेकिन अब क्या है, बसेस और ट्रेन्स में सब एक साथ दूसरे कास्ट के लोग ब्राह्मण्स के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, और कहीं ब्राह्मण को चिंता नहीं होती कि उसको बहुत गंभीर कोई प्रदूषण होने वाला है, कोई छुआछूत वाली बात अब नहीं रह गई है। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय लॉ। पहले ये हुआ करता था कि मंदिर जाने का हक सिर्फ उच्च वर्ग को था, ब्राह्मणी पुजारी होते थे, ब्राह्मणी मंदिर जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल, हर कोई मंदिर जा सकता है। कास्ट इज वैनिशिंग। जाति प्रथा समाप्त हो रही है, वैनिश हो रही है, डिसअपियर हो रही है, गायब हो रही है। The process began long ago, but space is now so rapid that the more objectionable features of caste may have disappeared within a generation or so. पहले से ही कास्ट, ये जो प्रथा थी, जातिवाद था, इसका अंत तो शुरुआत गांधी जी की ओर से हो ही गई थी, और अब तो इसकी पेस इतनी रैपिड हो चुकी है, इतनी तेज हो चुकी है कि कास्ट का जो एक ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स हैं कास्ट के, वो आने वाले 1-2 जनरेशन के अंदर बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडॉप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस। पुराने समय का जो फैमिली सिस्टम था, जैसे परिवार हुआ करते थे, अब प्रेजेंट वर्तमान में जैसी नीड्स हो रही हैं, जैसी ज़रूरतें हो रही हैं, उस अनुसार बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। इनफैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया इज ऑल्टरिंग। भारत का पूरा चेहरा बदल रहा है, बट कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज। परंतु भारत का जो कल्चरल ट्रेडिशन है, जो सांस्कृतिक परंपरा है, वो कंटिन्यू करेगी एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट। और लेखक का ये मानना है कि जो भारत की संस्कृति, जो जान है भारत की, वो हमेशा बनी रहेगी, वो कभी भी गायब नहीं होगी। भले ही भारतीय कल्चर दूसरे देश के कल्चर से प्रभावित होता रहे, इन्फ्लुएंस्ड होता रहे, चेंजेस उसमें होते रहें, लेकिन आत्मा फिर भी इंडियन ही रहेगी। अंडरस्टूड द लेसन? समझ में आया? अब शुरू करते हैं अपन एक्सरसाइज। पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चंस इन वन वर्ड और इन शॉर्ट रिस्पॉन्सेस। द फर्स्ट वन इज, हु इज द ग्रेट मदर रेफर टू इन दिस लेसन? किस ग्रेट मदर की बात हुई है इस लेसन में? इस लेसन में जिसका रेफरेंस मिला है, हम किस ग्रेट मदर की बात कर रहे हैं? कौन सी महान माता की बात हो रही है? किस माता की बात हो रही है? कोई माता की बात हुई है क्या? ग्रेट मदर, भारत माता, मदर इंडिया। जो कुछ भी अच्छा होगा, अच्छा किया जाएगा सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा, सोशल सर्विस के द्वारा, लोगों के द्वारा, उसका असर डायरेक्टली किस पे पड़ेगा? इंडिया पे। तो इंडिया को तो हमने माँ कहा है ना, भारत माता। तो इस लेसन में जो बात हुई है, वो किसकी बात हुई है? मदर इंडिया। ग्रेट मदर मीन्स मदर इंडिया। आंसर 1 आप लिख सकते हैं, मदरलैंड, या फिर मदर इंडिया। दोनों ही आंसर सही हैं, मदरलैंड या मदर इंडिया। Who is considered as the epitome of Hindu tradition? किसको हिंदू ट्रेडिशन का एपिटोमी यानी कि सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहा गया है? महात्मा गांधी। आंसर 2 महात्मा गांधी। महात्मा गांधी।
थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इंस्पायर्स मेन ऑफ एक्शन? जो मेन ऑफ एक्शन है यानी कर्मठ लोग, उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? भागवत गीता? आंसर 3, भागवत गीता। What has pervaded Indian life at all times? किसी एक चीज़ को इन्होंने कहा है कि भारतीय लाइफ में, इंडियन लाइफ में हमेशा विद्यमान रही है। कौन सी ऐसी चीज़ है? Quiet and gentle happiness. Quiet and gentle happiness. Quiet and gentle happiness. हमेशा ये इंडियन लाइफ में मौजूद रही है। भले ही पॉवर्टी रहे, भले ही डिजीज़ रहे, भले ही प्रॉब्लम्स रहे, लेकिन कभी भी शांत रहना, सज्जन रहना, खुशी से रहना, ये चीज़ इंडियंस ने कभी नहीं भूली, ये चीज़ बनी रही। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ द वैदिक एज दैट हैज़ बीन फॉरगॉटन? कौन सी ऐसी चीज़ थी पुराने समय की, वैदिक एज की समय की, जिसको लोग भूल चुके हैं, जिसके लिए एडजेक्टिव यूज हुआ है एक्स्ट्रावेगेंट एंड बारबेरस, बहुत क्रूएल, बहुत निर्दयी और बहुत लैविश, बहुत खर्चीले। हिकैटूम्स, बलि वेदी। आंसर 5, हिकैटूम्स, जिसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ स्लॉटर कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, बलि दे दी जाती थी। ये अब समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was done to the widows in the ancient times? पुराने समय में जो विधवा औरतें होती थी उनके साथ क्या किया जाता था? बर्न्ड, जला दिया जाता था हस्बैंड के पायर पे। आंसर 6, burned on the pyres of their husband. Burned on the pyres of their husbands. अपने पति की चिता में उनको जला दिया जाता था। Last question. Though the whole face of India is altering, there is something that can't be lost. What is that? भारत का संपूर्ण चेहरा, whole face of India is altering, बदल रहा है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल नहीं छूटेगी? कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमेशा मौजूद रहेगी? इंडियन ट्रेडिशन, भारत की परंपराएं, Indian culture and tradition. Indian culture and tradition. It will never be lost. ये कभी भी नहीं जाएगा। भले ही सारी चीज़ें बदलती चली जाएं, भले ही हम वेस्टर्न से और दूसरे कंट्रीज से कितना भी इन्फ्लुएंस्ड हो जाएं, हमारे कल्चर में कॉन्टिन्यूटी लाने के लिए चेंजेस मिलना ज़रूरी है, लेकिन जो आत्मा है भारतीय कल्चर की, भारतीय परंपराओं की, इट विल ऑलवेज बी देयर, ये हमेशा वहाँ पर रहेगी। नाउ एक्सरसाइज 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 or 3 सेंटेंसेस ईच। अब हमको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपके आएंगे उसमें 2 या 3 सेंटेंसेस में उसके आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन 1, what does the word theme in paragraph 1 refer to? What did Ram Mohan Roy advocate? पैराग्राफ 1 में एक शब्द आया है थीम। हम किस थीम की बात कर रहे हैं? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, जिन महापुरुषों के कामों की बात कर रहे हैं उनका काम जुड़ा किससे था? मातृभूमि की सेवा से, यानी उनकी जो मदरलैंड है उसकी सर्विस से जुड़ी हुई चीजें थी। और
मातृभूमि की सेवा, मदरलैंड, ग्रेट मदर की सेवा को किस रूप में लिया? जैसे मैंने आपको बताया, राजा राम मोहन राय ने लिया इसको सोशल रिफॉर्म के रूप में, विवेकानंद ने लिया सोशल सर्विस के रूप में, महात्मा गांधी ने लिया रिलीजियस ड्यूटी के रूप में। समझ में आया? तो पैराग्राफ 1 में जो थीम है, आंसर 1 लिखेंगे। द वर्ड थीम in paragraph 1 refers to the service of the Great Mother, the service of the Great Mother. ग्रेट मदर इन्वर्टेड कॉमास में, ग्रेट मदर का मतलब हमारी मदरलैंड, मदर इंडिया। ओके, और इसी में एक अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डिड राम मोहन रॉय एडवोकेट? आपको जैसा बताया, राम मोहन रॉय advocated of social reform. राम मोहन रॉय ने एडवोकेसी की है किसकी? सोशल रिफॉर्म, यानी कि समाज सुधार। क्वेश्चन नंबर 2, but this is a false judgment. What does this refer to? This is a false judgment. What does this refer to? ये एक false judgment है, और ये क्या refer करता है? What was the dominant source of much of Gandhiji's philosophy? गांधी जी की फिलॉसफी का सबसे बड़ा डोमिनेंट सोर्स क्या है? पहले तो हम ये देखें कि फॉल्स जजमेंट क्या है। फॉल्स जजमेंट है गांधी जी को हिंदू ट्रेडिशन का एपिटोमी समझना। समझ में आ रहा है? ये आपको मैंने बताया कि गांधी जी को हम बोलते हैं कि वो हिंदू ट्रेडिशन का एपिटोमी है। ये गांधी जी का फॉल्स जजमेंट है, और ये इसलिए फॉल्स जजमेंट है क्योंकि गांधी जी की जो फिलॉसफी है, गांधी जी का फिलॉसफी का बहुत प्रभावी हिस्सा जो है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 19th सेंचुरी यूरोपियन लिबरलिज्म। 19वीं शताब्दी का यूरोपियन लिबरलिज्म जो है, वो वहां से प्रभावित होकर गांधी जी ने अपनी फिलॉसफी डेवलप की है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि फॉल्स जजमेंट है, ये फॉल्स जजमेंट है कि गांधी जी को हिंदू ट्रेडिशन का, इंडियन ट्रेडिशन का एपिटोमी समझा जाना। राइट द आंसर। अकॉर्डिंग टू ऑथर, considering Gandhi ji as an epitome of Hindu tradition is a false judgment. '19th century
19th century European liberalism was the dominant source of much of Gandhiji's philosophy. Now the question number 3 is, what does the author suggest was Gandhiji's great achievement? ऑथर किस चीज़ को गांधी जी का सबसे बड़ा अचीवमेंट मानते हैं? हाउ हैज़ दैट अफेक्टेड द हिंदू वे ऑफ लाइफ? और उसने हिंदू वे ऑफ लाइफ को किस तरह से अफेक्ट किया है, किस तरह से उस पर प्रभाव डाला है? गांधी जी का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि जो हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट चल रहा था, कि लोगों को उच्च वर्ग, ऊंचे कास्ट के पर्सपेक्टिव में देखा जाता था, गांधी जी ने उसको कैसे शिफ्ट किया? इक्वालिटेरियन एटीट्यूड लाके, इक्वालिटेरियन एटीट्यूड को इंट्रोड्यूस करके गांधी जी ने हिंदू थॉट का कंप्लीट जो होल एम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट था उसको शिफ्ट कर दिया, लोगों को ये समझा के कि सभी लोग बराबर होते हैं। जब ईश्वर ने बनाया है सभी को तो सारे लोग कैसे हो गए? बराबर। आप किसी को कास्ट या क्लास पे कैसे डिवाइड कर सकते हो और कैसे हायरार्की मेंटेन कर सकते हो? इक्वालिटेरियन एटीट्यूड रखा जाए, सबको बराबर समझा जाए, ये काम जो कोई नहीं कर पाया था इसको गांधी जी ने किया। और गांधी जी के बाद उनके जो सक्सेसर्स आए, उनके जो अनुयायी आए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन लोगों ने इस बात को और ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाने की कोशिश की, लोगों के बीच में और ज़्यादा इसका प्रसार किया। तो इस तरह से उनके क्रिटिसाइजर्स ने, उनके आलोचकों ने इस बात को कहा भी कि आपका जो लिमिटेड सोशल रिफॉर्म का तरीका है वो बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे समाज में सुधार आएगा। बट दैट डिड नॉट डिस्करेज गांधी जी। उससे गांधी जी बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं हुए, निराश नहीं हुए, वो चलते रहे, अपना काम करते रहे और नतीजा हुआ आज आप जो देख रहे हैं। आज कास्ट सिस्टम कहाँ है? सब साथ में। कोई किसी से बात करते समय उसकी कास्ट नहीं पूछता, कोई उसकी क्लास नहीं पूछता, सब एक साथ हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, एक साथ पढ़ते लिखते हैं, टेम्पल्स में, बसेस में, ट्रेन्स में, दे रब शोल्डर्स अगेंस्ट लोअर क्लास। पर उस समय ऐसा नहीं था। तो ये गांधी जी का ग्रेट अचीवमेंट था। लिखिए आंसर 3। According to the author, Gandhiji's great achievement was that he shifted the whole emphasis of Hindu thought, the whole emphasis of Hindu thought towards
a popular towards a popular egalitarian social order. Social order in place of hierarchy of caste and class. ठीक है? The next question is, while on the one hand the author claims that the future generations of Indians will be men rooted in their tradition, on the other he states that India is well on the way to assimilating the culture of the West. Do you think this is a contradiction? Why? प्रश्न पूछ रहे हैं, एक तरफ लेखक कह रहे हैं कि भारत की जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से जुड़ी होंगी, ठीक है, और दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि इंडिया जो है वो वेस्टर्न कल्चर को एसिमिलेट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। एक तरफ बोलते हैं कि इंडियंस ऐसे लोग होंगे जो अपने ट्रेडिशन में रूटेड होंगे, अपनी परंपराओं से जुड़े होंगे, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भारत वेस्टर्न कल्चर को एसिमिलेट कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है। तो डू यू थिंक दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन? व्हाई? क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है? क्या ये विरोधाभास है? ये विरोधाभास नहीं है। हम आंसर लिखेंगे, ये विरोधाभास इसलिए नहीं है, इंडिया वेस्टर्न कल्चर को एसिमिलेट कर रहा है, वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट कर रहा है, पर इंडियन ट्रेडिशन के कॉस्ट पे नहीं कर रहा है, इंडियन ट्रेडिशन के कीमत पे नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स होंगी वो निश्चित रूप से एडॉप्ट करेंगी वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न आइडियाज को, लेकिन वो लोग अपने ट्रेडिशन से उतना ही गहराई से जुड़ी हुई होगी। देखिए, ट्रेडिशन से जुड़े होना, संस्कृति से जुड़े होना एक चीज है, और वेस्टर्न आइडियाज से इन्फ्लुएंस्ड होना, वेस्टर्न आइडियाज से चेंज होना, बदलना, वेस्टर्न आइडियाज को अडॉप्ट करना दूसरी चीज है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। इसको हम लोग लिखते हैं आंसर को, आंसर नंबर 4, नो। These statements are not contradictory. These statements are not contradictory. India is well on its way to assimilate Western culture, but this will not happen at the cost of Indian tradition. The new
the new generation is adopting Western thoughts and ideas, Western thoughts and culture पे लिख सकते हैं and culture, yet is deeply attached to Indian tradition. हालांकि जो हमारी नई जनरेशन है वो वेस्टर्न कल्चर को, आइडियाज़ को, थॉट्स को अडॉप्ट कर रही है, लेकिन फिर भी भारतीय ट्रेडिशन से वो उतनी ही ज़्यादा जुड़ी हुई है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, what evidence does the author give to prove that Indian culture has changed radically over the centuries? कौन से ऐसे एविडेंस लेखक ने दिए हुए हैं जिससे लगता है कि भारत का कल्चर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है पहले से? तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, बताते जाइए एक एक पॉइंट. वी शुड राइट द आंसर पॉइंट वाइज. नंबर 1, एक तो हेकेटॉन्स खत्म हो गए. दूसरा, विडोज जो कि बर्न कर दी जाती थी फायर पे, चिता पे जला दिया जाता था विधवाओं को, वो चीज़ें ख़त्म हो गई. चाइल्ड मैरिज स्पेशली गर्ल्स की पूरी तरह से उस पर रोक लग चुकी है, चाइल्ड मैरिज नहीं की जा सकती उस तरह से. टेम्पल्स जो हैं वो सबके लिए खोल दिए गए हैं. बसेस और ट्रेन्स में सभी कास्ट के लोग एक साथ सफ़र करते हैं और कास्ट सिस्टम जो है वो वैनिश हो रहा है. आंसर 5, द ऑथर गिव्स द फॉलोइंग प्रूफ्स. द फॉलोइंग प्रूफ्स, ये प्रूफ्स दिए हुए हैं ऑथर ने. पहला, द एक्स्ट्रावेगेंट एंड बारबेरस hecatombs have long since been forgotten. Second, child marriage. चाइल्ड मैरिज जिसमें सबसे ज़्यादा है गर्ल्स is prohibited. Third, widows are not burned on the pyres of their husbands. Fourth, in buses and trains, people of all castes travel together. Temples are open to all.
temples are open to all. And last one is caste is vanishing. जो कास्ट सिस्टम था अब डिसअपियर हो रहा है, गायब हो रहा है. So that's all for now. We have completed this lesson. See you in the next class. Thank you.